रुपए का हाल देख रहे हैं आप। जंग हुई, रुकी, फिर शुरू हो गई। कच्चा तेल $70 तक टूट गया, उसके बाद वापस $90 पर आ गया, मगर रुपया नहीं सुधरा। याद कीजिए, रिजर्व बैंक ने पिछले एक महीने में 3 काम किए थे। सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों को निवेश पर टैक्स से छूट दे दी गई थी। कैपिटल गेन्स भी माफ, देश के निवेशक टैक्स चुकाएं, विदेशी निवेशक किसी तरह पैसा लाएं, लगाएं, कमाएं और ले जाएं। दूसरा फैसला यह हुआ कि अनिवासी भारतीयों के डॉलर को बुलाने की कोशिश की गई, एफसीएनआरबी पर ब्याज दर बढ़ाई गई। और तीसरा, रुपए को बचाने के लिए $110 बिलियन का भंडार आग में झोंका गया। तीनों काम साफ नीयत से हुए थे, लेकिन तीनों का नतीजा एक ही निकला। रुपया 95 से ज्यादा मजबूत नहीं हुआ, 95 से 96 के बीच घूमता रहा और इस सप्ताह की शुरुआत में तो 96 को पार कर गया। बॉन्ड मार्केट खुला, मगर विदेशी पैसा बाहर जा रहा है। अनिवासी भारतीयों के लिए एफसीएनआर पर सुविधाएं भी बढ़ी और ब्याज भी, मगर सालाना छुपा बोझ आ गया करीब $1 बिलियन का। विदेशी मुद्रा भंडार जलता रहा, मगर रिजर्व बैंक की फॉरवर्ड बुक जुलाई के दूसरे सप्ताह में 80-90 बिलियन डॉलर से ऊपर निकल गई। अगर गौर से देखें तो आरबीआई का हर कदम तत्काल ठीक है और हर कदम आगे महंगा है। तो क्या रुपए को बचाने के लिए भारत वर्तमान बेचकर भविष्य खरीद रहा है? यह भारत की सबसे बड़ी नीतिगत उलझन है, जिस पर बहुत कम बात होती है। इस रोशनी में हमें यह समझना भी जरूरी है कि क्या भारत का करीब $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त नहीं है? क्या भारत से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा सरकार का सबसे बड़ा असमंजस बन गई है? और यह आंकड़ा हमें भविष्य की रोशनी में कौन सा खतरा इस वक्त दिखा रहा है? और इसके साथ आज का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल कि रुपए का गिरना अब डरावना क्यों होता जा रहा है? क्योंकि खतरा केवल अर्थशास्त्रियों की चर्चा की बात नहीं है। अगर आप निवेशक हैं तो आपका निवेश इसकी चपेट में है। अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो आप इस तूफान से बच ही नहीं सकते। अगर आपके बच्चों की पढ़ाई विदेश में होती है तो दर्द आप ही जानते होंगे। और अगर आप केवल सामान्य उपभोक्ता हैं तो मत उम्मीद कीजिए कि कभी पेट्रोल, डीजल या खाने का तेल सस्ता होगा। टूटता, ढहता, बिखरता रुपया अब हमारा राष्ट्रीय संकट है और इसे समझना जरूरी है। आइए अर्थम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान। ये 4 फरवरी 2004 का दिन था। रिजर्व बैंक की बिल्डिंग, दोपहर 3:20 का वक्त हुआ होगा। आरबीआई गवर्नर वाई रेड्डी पत्रकार वार्ता में आए। उन्होंने एक पेपर खोला और घोषणा की जो भारत के लिए चौंकाने वाली और ऐतिहासिक घोषणा थी। उन्होंने भारत की पहली लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम घोषित की। हर भारतीय निवासी को $25,000 सालाना बगैर किसी बड़ी मंजूरी के विदेश भेजने की छूट थी। भुगतान संतुलन का संकट जो 1991 में आया था, 2 साल पहले खत्म हुआ था। विदेशी मुद्रा भंडार करीब $110 बिलियन पर पहुंच गया था। केंद्र में वाजपेयी की सरकार सत्ता में थी। रेड्डी का तर्क था कि जब तक हम अपने आउटफ्लो पर यानी निकास पर पूंजी नियंत्रण रखेंगे, विदेशी मुद्रा को बाहर नहीं जाने देंगे, तब तक आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। एक पत्रकार ने पूछा कि $25,000 की राशि क्या प्रतीकात्मक है, क्या यह आगे बढ़ेगी? रेड्डी का जवाब था एक शब्द में, अंग्रेजी में, हम कैलिब्रेट करेंगे, यानी हम इसे देखते बदलते रहेंगे। यही कहना चाहते थे वाई रेड्डी। 20 साल बाद 2024 में यह सीमा $2.5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गई, यानी 10 गुना बढ़ गई। रेड्डी ने जो दरवाजा खोला था, किसी भी सरकार ने बंद नहीं किया। आज हर परिवार में पति, पत्नी और 2 बच्चे साल में करीब करीब $1 मिलियन विदेश भेज सकते हैं, बिना उद्देश्य बताए, बिना जांच। भारत में 30,000 से ज्यादा अल्ट्रा HNI परिवार हैं, यानी अमीर परिवार हैं। 900 से ज्यादा फैमिली ऑफिसेज हैं और हर एक इस माध्यम से रोज पैसा बाहर भेज रहा है। 2004 का जो कैलिब्रेट था वो 2026 में एक तरफा निकासी का चैनल बन चुका है। आरबीआई भवन के उस कक्ष में 22 साल के बाद कोई बदलाव की घोषणा नहीं हुई। 2013 के टैपर टेंट्रम में थोड़ा बहुत चीजें हिली थी। 2022 के यूक्रेन झटके में कोई बदलाव नहीं हुआ और 2024 के बाद से चल रही रुपए की गिरावट के बाद भी LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एक तरह से कायम है, चल रही है। इस वक्त रुपया जब 96 के पार जा रहा है, रुपए की बैलेंस शीट जगह जगह से फट गई है, उधड़ गई है, तो इसे समझकर ही आप अपने निवेश कारोबार को संभाल सकते हैं कि भारतीय रुपए के साथ हो क्या रहा है, इसकी निकासी के और आवक के अब रास्ते क्या हैं और पेचीदगी कितनी बड़ी है। और इसके लिए हमें खोलना होगा रुपए का बही खाता। दरअसल रुपए के बही खाते के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा
यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार का जो भरोसा है वो अर्ध सत्य है, उसे आप झूठ कह सकते हैं, क्योंकि ऊपरी आंकड़ा है करीब $700 बिलियन के आसपास का, अभी इस वक्त थोड़ा नीचे है, पर व्यवहारिक रूप से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 से $520 बिलियन है। नहीं, हम आपको ये नहीं बता रहे कि इसकी गणना आप भारत की आयात जरूरतों के हिसाब से करिए, वो हिसाब हो गया पुराना। असली वो हिसाब समझिए रुपए और डॉलर की कीमत का, जो इस रुपए के बही खाते के भीतर विदेशी निवेशक तलाशते हैं और रुपए और डॉलर में ट्रेड करने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर तलाशते हैं। अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से फॉरवर्ड बुक का और एफसीएनआर यानी जो अनिवासी भारतीयों से डॉलर लाने के लिए बैंक सुविधाएं देते हैं, ब्याज दरें बढ़ाते हैं, इनका बोझ घटा दे तो आंकड़ा देखकर डर लगता है, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा है और बाजार के निवेशक यही आंकड़ा देखते हैं। वो उस आंकड़े पर उनकी निगाह नहीं जाती जो हर महीने आरबीआई घोषित करता है और बताता है, क्योंकि वो आंकड़ा सच नहीं बताता, छिपाता है। ज्यादातर लोग उस आरबीआई की उस बड़ी घोषणा को कि भारत के पास $700 बिलियन के आसपास का विदेशी मुद्रा भंडार है, इसे देखकर मुतमईन हो जाते हैं। तो ये तो पहला बही खाता हुआ। अब बही खाते का दूसरा हिस्सा, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से निकासी यानी आउटफ्लो स्ट्रक्चरल हो चुकी है, संरचनात्मक हो चुकी है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसके तहत कि भारतीय अपना पैसा विदेश में भेज सकते हैं, फैमिली ऑफिसेस, भारतीय कंपनियां जो विदेश में निवेश कर रही हैं, इसको मिलाकर करीब 60 से $70 बिलियन सालाना निकलते हैं। 10 सालों में अगर मिला लें तो $200 बिलियन निकल गए, यानी रेड्डी के 2004 वाले दरवाजे बहुत बड़े हो गए हैं। और तीसरा इस बही खाते का हिस्सा ये कि डॉलर नहीं आ रहे हैं, बॉन्ड में विदेशी पैसा सूख रहा है। अमेरिका में बॉन्ड की यील्ड करीब 4.5% के पास है, भारत के बॉन्ड 7% यील्ड देते हैं, मगर रुपया 4% से ज्यादा गिरा तो फिरंगी के लिए रिटर्न बचा केवल 3%। अब वो 3% रिटर्न के लिए अमेरिका का बॉन्ड छोड़कर भारत में क्यों आएगा, जबकि अमेरिका के बॉन्ड पर इससे उसे कम से कम 1.5% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है और डॉलर में मिल रहा है और अमेरिकी गारंटी है। चौथी बात जो भारतीय रुपए के बही खाते को खतरनाक बनाती है वो ये कि एफसीएनआर के जरिए बचाव की योजना बार बार इस्तेमाल हो रही है। ये योजना रघुराम राजन ने 2013 में शुरू की थी, अब वो हर बार महंगी होती जा रही है। करीब $55 बिलियन का बकाया है, ब्याज प्रीमियम करीब करीब 200 बेसिस पॉइंट का है, सालाना छुपा बोझ करीब $1 बिलियन से ज़्यादा है। ये लगभग 2021 के टर्की जैसी कहानी है, जिस पर हम आखिरी में बात करेंगे। और हाँ, आज हम ये भी बात करेंगे कि रुपए की इस गिरावट को रोकना सरकार या रिजर्व बैंक के बस का है भी कि नहीं, और ऐसी स्थिति में आप अपने नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं, आपके लिए बचाव के रास्ते क्या हैं। तो इसलिए अर्थम को अंत तक देखिए और सुझाव नोट कीजिए। तो चलते हैं सबसे पहले और तीखे सवाल की तरफ, क्योंकि रुपए का बही खाता तो आपने देख लिया। जो सबसे तीखा और सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में है, आपके दिमाग में है, वो ये कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या अर्ध सत्य है, क्या ये पर्याप्त तो नहीं है, क्योंकि $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार के बावजूद रुपया गिरे चला जा रहा है। दरअसल $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार का भ्रम समझना जरूरी है। यह भंडार बड़ा दिखता है मगर व्यवहारिक ताकत कम है। आंकड़ों के भीतर अगर जाकर आप भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सच पकड़ने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर गौर से देखें तो रिजर्व बैंक ने बीते 12 महीनों में औसत $10 बिलियन का हर महीने इंटरवेंशन किया बाजार में, यानी रुपए को बचाने के लिए इतने डॉलर बाजार में छोड़े। ये करेंसी की मांग थी जिसे पूरा करने के लिए आरबीआई बाजार में डॉलर छोड़ता है। $10 बिलियन यानी एक महीने की आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्ट की कमाई खत्म हो गई। अब पड़ोसी देशों से तुलना कीजिए। चाइना का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $3.2 ट्रिलियन है, फॉरवर्ड बुक है 2% की। ब्राजील का विदेशी मुद्रा भंडार $340 बिलियन है, फॉरवर्ड बुक है 5% की। इंडोनेशिया का विदेशी मुद्रा भंडार $155 बिलियन है, फॉरवर्ड बुक है 8% की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा है, चाइना को अलग कर दे तो $750 बिलियन का है, मगर फॉरवर्ड बुक 11 से 12% की है। उभरते बाजारों में सबसे कमजोर स्थिति फॉरवर्ड बुक के मामले में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की है, यानी $750 बिलियन की जो हेडलाइन है ये भ्रम में डालने वाली है। बॉटम लाइन में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार व्यवहारिक रूप से इसका आधा है, क्योंकि जो देनदारियां हैं, जो तात्कालिक देनदारियां हैं, उससे घटाती जाती हैं। तो इसलिए जहां सबसे बड़ा दबाव हमें दिखता है वो है आरबीआई की फॉरवर्ड बुक। और अब हम उसका रहस्य खोलते हैं अगले सवाल के मामले में, क्योंकि भारतीय रुपए में आज जो आपको गिरावट दिख रही, जो लगातार गिरावट चल रही है, कच्चे तेल की कीमतों में ताजी गिरावट के बावजूद, जो कि युद्ध
की शांति की संभावनाओं के चलते आई थी, उसके बाद भी रुपया जिस वजह से गिर रहा है उसकी वजह ये फॉरवर्ड बुक है। तो दूसरा सवाल, रिजर्व बैंक की फॉरवर्ड बुक है क्या और क्यों इसे देखकर सबको डर लग रहा है? यह सबसे जटिल और जरूरी हिस्सा है और इसे विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से रुपए की गिरावट की जड़ समझी जा सकती है। तो पहला सवाल आपके दिमाग में होगा कि फॉरवर्ड बुक है क्या और कैसे चलती है? फॉरवर्ड बुक एक किस्म का वादा है भविष्य में डॉलर देने का, मगर आज की कीमत पर, आज तय भाव पर। मान लीजिए कि किसी विदेशी कंपनी को 6 महीने में $1 बिलियन चाहिए, तो आरबीआई आज ही उसे आश्वासन दे देता है, वादा कर देता है कि 6 महीने बाद उसे आज की कीमत पर, यानी 95-96 रुपए अगर मान लें, तो इस कीमत पर उसे डॉलर मिल जाएंगे। आज आरबीआई कोई डॉलर नहीं देता, कोई नकदी नहीं देता, लेकिन भविष्य की तारीख पर उस लेन देन का बोझ आरबीआई के बही खाते में दर्ज हो जाता है। यह अनुबंध है, तत्काल भुगतान नहीं है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका असर नहीं दिखता, मगर बही खाते में देनदारी दर्ज है। अब रिजर्व बैंक कैसे देनदारी बनाता है? इसके 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है ऑनशोर फॉरवर्ड्स का, यानी भारत का अपना बाजार, दुनिया के वो बाजार जहां भारतीय बैंक, सरकारी और निजी बैंक भविष्य के लिए डॉलर बुक करते हैं। किसी कंपनी को 2 महीने 3 महीने बाद डॉलर चाहिए, तो और आज उन्होंने डॉलर की बुकिंग करा दी आज की कीमत पर, और रिजर्व बैंक रुपया लेकर उन्हें अमेरिकी डॉलर या देने का वादा करता है जिस भी निर्धारित तारीख पर उन्हें चाहिए। आरबीआई फॉरवर्ड बुक बनाता है और इसका दूसरा तरीका है ऑफशोर एनडीएफ, यानी नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स। ये वो अनुबंध हैं जहां रुपए की असली डिलीवरी नहीं होती, लेकिन जो अंतर होता है वो डॉलर में चुकाया जाता है, क्योंकि रुपया पूंजी खाते में पूरी तरह परिवर्तनीय नहीं है। सिंगापुर, लंदन, दुबई के डीलर्स रुपए के एक शैडो भाव पर, छद्म भाव पर दांव लगाते हैं, और रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के जरिए इस बाजार में लगातार दखल देता है। इसे ऐसे समझिए होता कैसे है। जैसे सिंगापुर में बैठे एक हेज फंड को लगता है कि डॉलर में रुपए की कीमत 3 महीने बाद 100 हो जाएगी, यानी $1 100 का हो जाएगा। आज ये 96 से 97 रुपए के बीच है, तो वो इस कीमत पर, 100 रुपए की कीमत पर दांव लगा रहा है, लेकिन उसे सीधे रुपया का भुगतान नहीं हो सकता क्योंकि रुपया कन्वर्टेबल नहीं है। तो इसलिए वो सिंगापुर के बैंक के साथ या सिंगापुर में किसी विदेशी बैंक के साथ एक एनडीएफ अनुबंध करता है, जिसमें स्ट्राइक प्राइस 96 रुपए का डॉलर है, जो आज का प्राइस है। तो अगर 3 महीने बाद डॉलर की कीमत 100 रुपए हुई तो इस हेज फंड को मुनाफा होगा, और तब उसे इस कीमत का अंतर, यानी 4 रुपए से लेकर 3 रुपए तक का जो अंतर है वो डॉलर में दिया जाएगा। लेकिन अगर रुपया 93 पर चला जाए यहां से 96 से, तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। अब यहां आरबीआई क्या करता है? आरबीआई किसी सरकारी बैंक की विदेशी शाखा के जरिए उसी बाजार में 97 रुपए का डॉलर एनडीएफ बेचता है, और बाजार को इशारा देता है कि रुपया मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा, और इस वजह से उस हेज फंड को या जो रुपए के नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड पर दांव लगा रहा है उसे नुकसान होता है। आपको ये पता नहीं चलता, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप रुपए की कीमत बाजार में देखते हैं, पर दुनिया के करेंसी ट्रेडर और रिजर्व बैंक के बीच ये जद्दोजहद दुनिया के मुद्रा बाजारों में 24 घंटे चलती रहती है। अब तीसरा फैक्टर जिस वजह से आरबीआई की फॉरवर्ड बुक बनती है, बड़ी कंपनियां और इंपोर्टर्स को खास तौर पर सीधे हेजिंग की सुविधा मिलती है, यानी जो कल उन्हें डॉलर लेना है उसको आज हेज किया जाता है। इन तीनों मामलों में दरअसल भविष्य में गिरावट पर दांव लगाए जाते हैं, और रिजर्व बैंक ये वादा करता है कि डॉलर मिलेगा, लेकिन तत्काल अपने भंडार से वो नहीं देगा, भविष्य में जब जरूरत होगी तब मिल जाएगा। और इसलिए बाहर से तो ये दिखता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है, बड़ा है, $700 बिलियन का है, लेकिन इस भंडार के पीछे जो बही खाता खुला हुआ है उसमें भविष्य की देनदारी बढ़ती चली जाती है। आप कहेंगे कि आरबीआई ये क्यों कर रहा है, आखिर वो ये जोखिम क्यों लेता है? इसके 3 बड़े दिलचस्प कारण हैं जो समझना जरूरी है। पहला कारण यह है कि स्पॉट बाजार में सीधे डॉलर छोड़ने से डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार से निकलने की रफ्तार तेज हो जाती है। अगर आज तुरंत बाजार में डॉलर छोड़े जाएं तो विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा, रोज के अखबार में छपेगा, रोज मीडिया में सुर्खियां बनेंगी कि रुपए को बचाने के लिए आरबीआई ने इतने डॉलर फूके। जबकि फॉरवर्ड बुक से भंडार की जो हेडलाइन है वो नहीं बदलती, क्योंकि ये देनदारी तो आगे की जाती है, इसलिए ऊपरी आंकड़ा बरकरार रहता है। आरबीआई की प्रेस रिलीज जब आती है तो कहा जाता है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भरा पूरा है, $700 बिलियन का है। राजनीतिक रूप से रुपए की गिरावट की खबर खराब नहीं होती। दूसरी बात, रुपए को संभालना सस्ता होता है। मान लीजिए आरबीआई आज
10 बिलियन डॉलर की स्पॉट सेल करे, तुरंत उसे बेचना शुरू करे, तो रुपया तुरंत 50 से 70 पैसे मजबूत हो जाएगा, मगर दबाव अगले महीने वापस लौट आएगा। जबकि फॉरवर्ड में इसी तरह की खरीद के लिए 2 से 3 बिलियन डॉलर का खर्च ही आता है, अनुबंध का जो खर्च होता है। और इससे बाजार को यह संकेत मिलता है कि आरबीआई 6 महीने बाद भी रुपए को सहारा देगा। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है, जो शायद आपको नहीं पता चलेगा, वो ये है कि रेटिंग एजेंसियों को खुश रखना आरबीआई की जिम्मेदारी है। मूडीज, एस&पी, फिच, ये जो रेटिंग के तरीके अपनाती हैं, उसमें भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व की हेडलाइन है, यानी जो फॉरेक्स रिजर्व का बड़ा आंकड़ा है, वो खासा महत्व रखता है। फॉरवर्ड का कोई हिसाब नहीं किया जाता। इसलिए जब 700 से 720 बिलियन डॉलर का ऊपरी आंकड़ा दिखता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर के आसपास है, तो भारत की रेटिंग स्थिर रहती है। मगर यह सिर्फ देनदारी को टालने की प्रक्रिया है। टर्की के सेंट्रल बैंक ने 2020 से 2022 के बीच में यही खेल खेला था। स्वैप लाइंस का ढेर लगा दिया था, जो बाद में फट गया। आईएमएफ की मदद की नौबत आ गई। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अब तीसरी बात कि दुनिया के सेंट्रल बैंक आखिर इस फॉरवर्ड बुक को, इस फॉरवर्ड बाजार को कैसे मैनेज करते हैं। फॉरवर्ड बुक का या फॉरवर्ड मार्केट में दखल का इस्तेमाल दुनिया का हर केंद्रीय बैंक करता है, मगर पैमाना बहुत अलग है। चीन का केंद्रीय बैंक फॉरवर्ड बुक को केवल अपने विदेशी मुद्रा भंडार के 2% पर सीमित रखता है, क्योंकि युआन सख्त पूंजी नियंत्रण में है, संतुलित है, इसलिए संभालने की जरूरत कम ही पड़ती है। बैंको सेंट्रल डी ब्राजील, यानी ब्राजील के बैंक की केंद्रीय बैंक की फॉरवर्ड बुक उसके विदेशी मुद्रा भंडार की 5% है। ब्राजील ने 2015 के रियल संकट के बाद फॉरवर्ड बुक को बड़े व्यवस्थित ढंग से संभाला है। इंडोनेशिया का बैंक, जो केंद्रीय बैंक है, यानी रिजर्व बैंक जैसा बैंक, उसकी फॉरवर्ड बुक 8% के आसपास है, लेकिन वहां कमोडिटी का निर्यात काफी बड़ा है, इसलिए करेंसी की आपूर्ति बेहतर रहती है। तो जो इंडोनेशिया की करेंसी है, रुपया, उसे स्थिरता मिलती रहती है। साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक की फॉरवर्ड बुक 12% है। रैंड उनकी प्रमुख करेंसी है, उसमें तेज उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन केंद्रीय बैंक वहां हर तिमाही में साफ साफ बताता है कि कितना पैसा फॉरवर्ड बुक में लगा हुआ है। दुनिया के केंद्रीय बैंक भी ऐसा ही करते हैं। ब्राजील तो अपनी फॉरवर्ड पोजीशन रोज बताता है, इंडोनेशिया हर 15 दिन में बताता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले में इतना पारदर्शी नहीं है। रिजर्व बैंक कभी इस बात की साफ जानकारी नहीं देता कि भारत के इस केंद्रीय बैंक ने कितनी बड़ी फॉरवर्ड बुक बना रखी है। ये जानकारी अभी भी अनियमित है, ढककर छिपकर अलग अलग बुलेटिन्स में बताई जाती है। 12 अक्टूबर 2022 का एक दृश्य याद करिए। रुपया 83 पर था, यानी डॉलर की कीमत 83 रुपए थी। शक्तिकांत दास तब आरबीआई के गवर्नर थे। उन्होंने रुपए को बचाने के लिए सारे घोड़े दौड़ा दिए। विदेशी मुद्रा बाजार के स्पॉट बाजार में दखल दिया गया, डॉलर छोड़े गए। एनडीएफ, जिसकी बात हमने अभी ऊपर की, उसमें दखल दिया गया। सरकारी बैंकों के जरिए ऑन शॉर्ट फॉरवर्ड्स को भी संतुलित किया गया। अगले 15 महीनों में 110 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार डूब गया। लेकिन इसके बाद भी आरबीआई की फॉरवर्ड बुक बढ़ती चली गई, जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इस ग्राफिक में देख सकते हैं। भारत के पास इस वक्त, या आरबीआई के पास कहिए, इस वक्त 80 बिलियन डॉलर की फॉरवर्ड बुक है, यानी इतने डॉलर देने का वादा भविष्य में आरबीआई ने कर रखा है। यह पैसा उपयोग नहीं हो सकता, यह पैसा सिर्फ मौजूदा हेडलाइन को ठीक रखने के लिए है। और हर बार जब भी फॉरवर्ड बुक्स रोल ओवर की जाती हैं, तो लागत बढ़ती चली जाती है, रोल ओवर का खर्च बढ़ता जाता है, और रुपया जितना गिरता जाता है, फॉरवर्ड का नुकसान बढ़ता चला जाता है। यहां मुंबई के फॉरेक्स मार्केट में और आरबीआई के गलियारों में चर्चा रहती है। संजय मल्होत्रा जब गवर्नर बने तो कहते हैं, उन्होंने पहले हफ्ते में अपनी टीम से पूछा कि आखिर हम आरबीआई की डॉलर फॉरवर्ड बुक को कब तक कम कर सकते हैं। जवाब मिला 3 से 4 साल। शर्त यह कि रुपया स्थिर हो, स्टेबल हो, गिरता ना रहे। याद कीजिए, जब संजय मल्होत्रा ने 2025 की पहली तिमाही की मौद्रिक पॉलिसी घोषित की थी, तो अपने बयान में उन्होंने कहा था कि विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन का दृष्टिकोण फिर से तय करना होगा। ये दरअसल वाईवी रेड्डी के 2004 वाले शब्द थे, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। 22 साल बाद वही शब्द दोहराए गए, संदर्भ थोड़ा अलग था। यहां ध्यान दीजिए कि रिजर्व बैंक की फॉरवर्ड बुक एक महंगा क्रेडिट कार्ड है, जो खुला रहता है, दिखता नहीं है। हर बार फॉरवर्ड बुक करने से, बाजार में फॉरवर्ड तैयार करने से, डॉलर देनदारी का वादा करने से यह बिल बढ़ता जाता है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और आपका ब्याज बढ़ता जाता है। अब तीसरा सवाल, अगर विदेशी मुद्रा भंडार की आवक नहीं है तो क्या निकासी सीमित नहीं की जा सकती? आखिर कौन ले जाता है डॉलर भारत से बाहर? क्या इस पर नियंत्रण संभव है? पहले ये डेटा देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और निकास के दरवाजे पहचानिए।
फिर हम आपको हर निकास के दरवाजे का नक्शा दिखाते हैं। तो इस टेबल में सबसे पहला आंकड़ा है एलआरएस का, सरकार की वही स्कीम जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। इससे अब करीब 46 बिलियन डॉलर बाहर जाने का आकलन है इस साल 2026 में, और ये इस वक्त का सबसे बड़ा दरवाजा है, या ये कहें कि डॉलर बाहर भेजने वाली पाइपलाइन है। एलआरएस के तहत विदेश में निवेश, विदेश में पढ़ाई, यात्रा, उपहार, वहां रहने वाले लोगों के भरण पोषण, अचल संपत्ति में निवेश के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष $2.5 लाख तक भेजे जा सकते हैं। 2004 में वाईवी रेड्डी ने $25,000 की छूट दी थी, जो अब $2.5 लाख है। 2013 में रघुराम राजन ने टेपर टेंट्रम के दौरान, जब बेन बernanke ने कहा था कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, तो इस विंडो को थोड़ा छोटा कर दिया था, घटाकर से $75,000 पर ला दिया था। ये फिर वापस आई और अब $2.5 लाख हो गई। तब से 13 साल से इसमें कोई कटौती नहीं हुई है। तो अगर आप देखें कि एक 4 सदस्यीय भारतीय परिवार है, तो साल भर में वो कुल मिलाकर $10 लाख यानी $2.5 लाख प्रत्येक व्यक्ति विदेश भेज सकता है। इसमें नाबालिग भी शामिल है। इसके लिए निर्धारित विकल्प हैं। किसी वजह का ब्यौरा नहीं देना है, किसी अधिकारी से मंजूरी नहीं देनी है। अपने बैंक में जाइए, एक एलआरएस फॉर्म भरिए, दस्तखत कीजिए और 3 दिनों में पैसा सिंगापुर, लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, जहां चाहे वहां पहुंच जाता है। 2024 में एलआरएस से करीब $31 बिलियन बाहर गए थे। इस साल $48 बिलियन जाएंगे। 2 सालों में 55% की बढ़ोतरी। रुपए की गिरावट ने इसे और आग दी है, क्योंकि एलआरएस का इस्तेमाल करने वाला हर भारतीय परिवार जिसके पास इतने पैसे हैं कि विदेश भेज सकता है, उसे लगता है कि रुपया और गिरेगा, इसलिए डॉलर में ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए, यानी पैसा विदेश भेजा जाए। अब इस एलआरएस में आपने इंडिविजुअल्स की, परिवारों की बात तो समझ ली, पर दरवाजे के भीतर एक और छिपा दरवाजा है जिसके बारे में आपने सबसे कम सुना होगा। आइए हम उस दरवाजे की तरफ आपको ले चलते हैं। ये फैमिली ऑफिस है, उसकी कहानी है। मैं यहाँ मुंबई के बीकेसी में हूँ और ऐसा समझिए कि पड़ोस की बिल्डिंग में एक फैमिली ऑफिस का दफ्तर है। उदाहरण के लिए मानिए कि एक बड़े उद्यमी का परिवार है। कपड़े के निर्यात से पहली जनरेशन ने पैसा कमाया, फिर टेक कंपनियों में पैसा लगाया। फैमिली ऑफिस की एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 800 करोड़ रुपए है। उन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय फर्म के, जैसे बीसीजी या कंसल्टिंग फर्म के पार्टनर को सीआईओ के तौर पर रखा है। इस फैमिली ऑफिस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। पिता के नाम पर एक एलओ है, यानी लिबरलाइज्ड ओवरसीज ट्रस्ट है, जो केमैन में स्थापित है। ट्रस्ट का बेनिफिशियरी पूरा परिवार है। हर साल एलआरएस के जरिए परिवार करीब $1 मिलियन बाहर भेजता है। यह पैसा ट्रस्ट में जाता है। ट्रस्ट का स्ट्रक्चर एक सिंगापुर वीसीसी के रायपर में निहित है। उस वीसीसी के अंदर 3 फंड्स हैं, एक यूएस का ईटीएफ पोर्टफोलियो, एक दुबई का प्रॉपर्टी फंड और एक लंदन का हेज फंड। इस तरह से ये पूरा फैमिली ऑफिस ऑपरेट करता है। इसका फायदा किसको मिलता है? बेनिफिशियल ओनरशिप का वो जो नियम है वो गोपनीय होता है, क्योंकि केमैन के नियम के तहत ये बताया नहीं जाता कि इसका फायदा या इसके बेनिफिशियल ओनर कौन है। सिंगापुर में जो डिस्क्लोजर किया जाता है वीसीसी रैपर के जरिए या जो वेंचर कैपिटल फंड है, वो वहां के रेगुलेटर को जो कुछ बताता है वो बताता, भारतीय अथॉरिटीज को कुछ पता नहीं चलता। फैमिली ऑफिस पर सेबी का कोई नियंत्रण नहीं है, आरबीआई का कोई रेगुलेशन नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल एलआरएस के ट्रांजैक्शन देख सकता है, यानी एलआरएस से भेजा गया पैसा देख सकता है। ट्रस्ट के भीतर क्या हो रहा है, उसके अंदर कैसी गतिविधियां चल रही हैं, इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई गति नहीं है। तो 10 साल में एक परिवार ने हर साल $1 मिलियन बाहर भेजकर $10 बिलियन का ऑफशोर फंड बना लिया। भारत के 30,000 से ज्यादा अल्ट्रा एचएनआई परिवार या अल्ट्रा रिच परिवार कहें, यही कर रहे हैं। सालाना कुल 9 से $12 बिलियन एलआरएस के जरिए बाहर जाते हैं, मगर कंपाउंडिंग कहीं दूसरी जगह हो रही है। औसत एयूएम करीब $150 बिलियन के आसपास होगी। अब ये भारत में निवेश को धीमा करता है, आईपीओ बाजार को सीमित करता है, क्योंकि पैसा भारतीय बाजार में रह सकता था जो बाहर जा रहा है। रियल एस्टेट की मंदी बढ़ाता है, मांग को कम करता है। और सिर्फ यही नहीं, यहां पारदर्शिता का सवाल काफी बड़ा है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि बेनिफिशियरी ओनरशिप क्या है और इसका फायदा किसे मिलता है। भारत में फैमिली ऑफिस पर नियंत्रण नहीं है और पारदर्शिता नहीं है, जबकि दुनिया की इसकी तुलना में फैमिली ऑफिस को लेकर खासी पारदर्शी है। जैसे अमेरिका में फिनसेन प्लस आईआरएस ट्रस्ट में पंजीयन अनिवार्य होता है। अमेरिका में हर वारिस के ट्रस्ट में जो पैसा है वो फिनसेन को पता है। भारत में जो 30,000 से ज्यादा परिवारों ने ऑफशोर में पैसा रखा है, भारत से बाहर पैसा रखा है, इसे शायद ही कोई एजेंसी जानती हो। यूके में एक एफसीओ और ट्रस्ट रजिस्टर काम करता है। यूरोपियन यूनियन में 5th एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत इस तरीके के ट्रस्ट का, फैमिली ऑफिस का सार्वजनिक रजिस्ट्रेशन होता है। और सिंगापुर में बीसीसी के लिए बड़े नियम बने हुए हैं। अब देखिए वो तीसरा रास्ता
एलआरएस से बाहर। एलआरएस के तो 2 दरवाजे हमने आपको बताया, अब तीसरा दरवाजा जिसके जरिए कंपनियां बाहर पैसा ले जा रही हैं। 2024 में करीब $18 बिलियन कंपनियां बाहर लेकर गई। 2026 में अनुमानित $26 बिलियन है। याद कीजिए वो हेडलाइन जो करीब करीब 10 साल पहले बनी थी, जब देश को पता चला था कि टाटा समूह ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था, और उसमें बड़ी सुर्खियां थी कि भारत से विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है और भारतीय कंपनियां विदेश में अधिग्रहण कर रही हैं। इस तरीके की कहानियां अब रोज की बात है। रिलायंस ने कहते हैं अपने अमेरिकी संचालनों में बीते 3 साल में $8 बिलियन भेजे हैं। अडानी ने ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट में निवेश किया है। बजाज फाइनेंस ने अपनी ऑफशोर सब्सिडरी में पैसा लगाया है। आदित्य बिरला ग्रुप ने साइप्रस में नया वेंचर खोला है। जेएसडब्ल्यू ने टेक्सास में स्टील प्लांट के में एफडीआई किया है। और छोटी कंपनियों की कहानी तो और भी अलग है। टेक्सटाइल निर्यातक टैरिफ से बचने के लिए वियतनाम में अपनी यूनिट लगा रहे हैं। बंगलुरु के स्टार्टअप अब दुबई या सिंगापुर में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि भारत में टैक्स का झंझट बहुत है। और ये वो एक रास्ता है जिस रास्ते से भारतीय कंपनियां विदेश में डॉलर ले जाती हैं। अब तीसरा दरवाजा, जिसके बारे में आप रोज सुनते हैं, संक्षेप में समझ लेते हैं। विदेशी निवेशकों की बिकवाली। एफपीआई इक्विटी की बिक्री पिछले 2 सालों में शुद्ध रूप से $40 बिलियन रही है। सभी बड़े एफआईज, फिडेलिटी, वैनगार्ड, ब्लैकरॉक ने अपने अपने जो निवेश इंडेक्स हैं उनमें भारत का वेट घटाया है, क्योंकि भारत महंगा है। एआई जैसी कोई बड़ी कहानी नहीं है। भारत को बॉन्ड बाजार में बड़ी रियायत देनी पड़ी, कैपिटल गेंस खत्म करना पड़ा, लेकिन अभी बॉन्ड आकर्षक नहीं है, क्योंकि भारतीय बॉन्ड में रुपए की गिरावट मिलाने के बाद जो रिटर्न बनता है वो अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड से कम है। और रुपए आने वाले दिनों में जितना कमजोर होगा, भारत में बॉन्ड का रिटर्न उतना ही घटता चला जाएगा। और इसलिए जिस रास्ते से पूंजी आनी चाहिए, वो दोनों रास्ते संकट में हैं। तो अर्थ में हमने आपको निकासी का हिसाब समझा दिया, फॉरवर्ड बुक की गणित बता दी जिस वजह से रुपए पर सबसे ज़्यादा दबाव है, विदेशी मुद्रा भंडार की वास्तविकता बता दी। अब निकासी के बाद आवक का सवाल। आपके दिमाग में सवाल होगा कि भारत में विदेशी मुद्रा की आवक क्यों सूख रही है। अनिवासियों से आने वाले डॉलर जो एफसीएनआर में लाए जा रहे हैं, जिसकी बड़ी चर्चा है, सुर्खियां बनती हैं, वे कितनी मदद करेंगे, कितनी उम्मीद है इनसे। पहले आप ये तस्वीर देखिए अपनी स्क्रीन पर, जिसमें आपको दिखाई देगा कि भारत में आने वाले जो रास्ते हैं, जिन रास्तों से डॉलर आते हैं, उनका पूरा हिसाब ही बदल गया है। भारत में विदेशी निवेश 4 सालों में 32% घटा है, क्योंकि भारत में कोई नया निवेश का विकल्प नहीं है। एफपीआई की इक्विटी बिकवाली बराबर जारी है। भारतीय शेयर बाजार महंगे हैं, कंपनियों की कमाई सीमित है। बॉन्ड में विदेशी निवेश के बारे में हम ऊपर बता ही चुके हैं क्या हाल है। कमजोर रुपए के बाद बॉन्ड में निवेश आकर्षित नहीं रहा है, और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड भारत से ज्यादा है। यहां एक बात ध्यान दीजिए कि अगर रुपए की गिरावट पहले से मान ली जाए, तो फिर कोई बॉन्ड निवेशक भारत में नहीं आएगा, और यह सबसे बड़ा दुष्चक्र है जो खत्म होता नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में भारत की सबसे बड़ी मजबूती है विदेश से आने वाला धन, यानी रेमिटेंसेस और आईटी सेवाओं का निर्यात। यही जो है मिलकर चालू खाते के घाटे को थोड़ा मदद दे देती हैं और करंट अकाउंट को बचा लेती हैं। लेकिन अब ये भी नाजुक है। एआई के कारण नौकरियां विस्थापित हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। खाड़ी देशों में युद्ध का संकट है, वहां से रेमिटेंसेस आने में दिक्कत है। भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्ते तनावपूर्ण हैं, और इसलिए सरकार और रिजर्व बैंक ने आखिरी उपाय की तरफ बढ़ने का फैसला किया, और वो था फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, जिन्हें एफसीएनआर बी कहते हैं। ये नुस्खा 2013 में रघुराम राजन ने दिया था, जब रुपया बुरी तरह टूटा था, और उस वक्त अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने के संकेत थे। 3 सितंबर 2013 को राजन ने एफसीएनआर बी स्पेशल स्वैप विंडो की घोषणा की। राजन इस विंडो के जरिए 3 महीनों में करीब $34 बिलियन खींच लाए। विदेश में रहने वाले भारतीयों को भारत में डॉलर जमा करने पर ऊंचा ब्याज मिलने लगा। रुपया 68 से 62 पर आ गया। शक्तिकांत दास ने 2022 में जो रुपया गिरा, तो इसी नुस्खे का पैमाना बढ़ा दिया, और अब 2026 में वही फार्मूला संजय मल्होत्रा आगे बढ़ा रहे हैं। मगर यहां हर बार इस विंडो की इस फार्मूले की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि एफसीएनआर बी खाते में जो रकम आती है, जो विदेश से डॉलर आते हैं, उसे 3 साल बाद चुकाना होता है। जरा आंकड़े आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। 2020 के बाद 6 साल में एफसीएनआर का बकाया करीब $22 बिलियन हो गया। सालाना बोझ जो $220 मिलियन था, अब $12 बिलियन हो गया है। टर्की का केकेएम भारत के एफसीएनआर जैसा ही था। टर्की ने 2021 में से शुरू किया था, 24 महीनों में $60 बिलियन आ गए। सरकार को $30 बिलियन का असली भुगतान करना पड़ा।
भारत का एफसीएनआर भी लगभग वैसा ही, थोड़ा रंग रूप अलग है। एफसीएनआर का बकाया जब बहुत बड़ा हो जाए तो एक साथ विड्रॉल का जोखिम भी बढ़ता है। ध्यान दीजिए 2015 में जब रुपया अस्थिर हुआ था तो एफसीएनआर से बहुत तेज निकासी हुई थी, इसलिए ये टिक टिक करता टाइम बम है। विदेशी मुद्रा की जो डिमांड सप्लाई है उसका नाजुक सच ये है कि सरकार एलआरएस के दरवाजे से डॉलर बाहर भेज रही है और एफसीएनआर की खिड़की से डॉलर वापस बुला रही है, और बीच में ब्याज का खर्च देश उठा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत की विदेशी मुद्रा उलझन क्या है? यह दुख दूर क्यों नहीं होता? भारत की असली उलझन जियोपॉलिटिकल नहीं है, यह राजनीतिक अर्थशास्त्र का एक दुष्चक्र है जिसमें रुपया बुरी तरह फंस गया है, और यह दुष्चक्र धीमे धीमे तूफान में बदलता जा रहा है। एलआरएस को आप काट नहीं सकते। अल्ट्रा एचएनआई करीब करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की कम एसेट रखने वाले लोग 30,000 परिवार हैं, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा देते हैं। कॉर्पोरेट इंडिया का जो सक्सेशन है, उत्तराधिकार है, वो फैमिली ऑफिस के ढांचे पर निर्भर है। अंबानी, अडानी, बजाज, पीरामल, गोदरेज, जेएसडब्ल्यू सभी फैमिली ऑफिसेस के मॉडल पर काम कर रहे हैं। तो अगर एलआरएस में कटौती की तो भारत के सबसे ताकतवर लोग नाराज हो जाएंगे। यही लोग दुनिया में माहौल बनाएंगे कि भारत कैपिटल कंट्रोल कर रहा है, रेटिंग डाउनग्रेड होने लगेगी, विदेशी निवेशक और डरेंगे, शेयर बाजार में बिकवाली आएगी। 2013 मुझे याद आता है, राजन ने उस वक्त टेपर टेंट्रम के वक्त एलआरएस की सीमा $2 लाख से बढ़ाकर $75,000 की थी। सेंसेक्स 2 दिन में 8% गिरा था। 6 महीने में ही से वापस $2.5 लाख कर दिया गया, जो कि पहले से ज्यादा था। तो सरकार एफसीएनआर पर प्रीमियम बढ़ाना नहीं छोड़ सकती। भारत को सालाना करीब 30 से $40 बिलियन का इनफ्लो चाहिए ताकि करंट अकाउंट संभला रहे और संकट ना आए। एफडीआई धीमा है, एफपीआई अस्थिर है, ईसीबी यानी कंपनियां जो कर्ज लेकर आती हैं वो महंगा है। ऐसी स्थिति में एफसीएनआर ही यानी अनिवासी जो विदेश में रहते हैं उनके डॉलर को ही खींचा जा सकता, और उनके खाते ही ऐसे हैं जहां चुंबक लगाकर, रियायतें बढ़ाकर, ज्यादा ब्याज देकर उन्हें लाया जा सकता। आरबीआई बाजार में रोज दखल नहीं दे सकता, क्योंकि कितना भी दखल दे रुपया बचता नहीं। हर $10 बिलियन के खर्च पर विदेशी मुद्रा भंडार में 3% की कमी होती, यानी हर $10 बिलियन जो बाजार में आरबीआई झोंकता है रुपए को बचाने के लिए, विदेशी मुद्रा भंडार 3% घट जाता है। फॉरवर्ड बुक का रोल ओवर का खर्च लगातार बढ़ता जाता है, और आईएमएफ और मूडीज की चेतावनी किसी भी समय आपके सर पर बच सकती है। फिच, एसएनपी अपने आउटलुक और डाउनग्रेड में जोखिम बढ़ा सकते हैं, और यही वो दुष्चक्र है जिसमें भारत की पूरी फॉरेक्स मैनेजमेंट पॉलिसी फंस गई है, क्योंकि तीनों रास्ते बंद हैं। इसलिए रुपए को बचाने का हर फैसला तात्कालिक राहत है और दीर्घकालिक बोझ है। पूंजी नियंत्रण का संकेत ही पूंजी की भगदड़ शुरू करता है, इसलिए ना तो नियंत्रण लग सकता है और ना भगदड़ रुक सकती है। दिक्कत यह है कि हर कदम पे ये लूप छोटा नहीं होता, बड़ा होता चला जाता है। इस दुष्चक्र का लूप आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि रुपए की गिरावट का ये लूप कैसे काम करता है, जहां से रुपए की गिरावट से लेकर विदेशी निवेशकों की बिकवाली तक आती है। आप पूछेंगे कि इस लूप का नुकसान किसे हो रहा है और फायदा किसे? यह हिसाब बड़ा बेबाक है, इसे पकड़िए एक एक करके। किसे मिला इसका सबसे ज्यादा फायदा इस लूप का? अल्ट्रा एचएनआईज को, फैमिली ऑफिसेस को। एलआरएस के जरिए हर परिवार $1 मिलियन सालाना मुफ्त बाहर भेज सकता है। 10 साल में 30,000 परिवार अगर मान लें तो $150 बिलियन के ऑफशोर फंड्स क्रिएट कर लिए गए। एनआरआई जो एफसीएनआर में पैसा लगाते हैं, 6.5% ब्याज डॉलर में मिल रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी 4.5% है, 200 बेसिस पॉइंट ऊपर है। यह प्रीमियम भारत सरकार की जेब से जाता है। $55 बिलियन का बकाया है, मतलब सालाना करीब $1.1 बिलियन का छुपा राजकोषीय बोझ है, जो शायद बजट में नहीं दिखता। इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला भारत में फंड मैनेजर्स को। भारत की जो प्रमुख फंड मैनेजमेंट कंपनियां हैं, 361, आईएफएल वेल्थ, कोटक, नुवामा, इन सब का एयूएम 5 सालों में 3 गुना हो गया, क्योंकि यही इस पूरे फंड को मैनेज करते हैं भारत से बाहर ले जाने में। इसके अलावा विदेशी ब्रोकर, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, जिन विदेशी ब्रोकर्स के जरिए भारतीय एलआरएस से पैसा ले जाकर बाहर में लगाते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं या अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। जैसे अमेरिकी यूनिवर्सिटी में ही अकेला $12 बिलियन की फीस भारत से जाती है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा संस्थानों को इससे पैसा मिलता है। इसके अलावा केमन, सिंगापुर, दुबई में जो फंड डोमोसाइल का पूरा धंधा है, उसकी जो कमीशन है, उसकी जो फीस है, उनको फ़ायदा मिलता है। विदेश का रियल एस्टेट बाजार, दुबई का मैरिना, लंदन का मेफेयर, सिंगापुर का सेंटोसा, न्यूयॉर्क का मैनहट्टन, यहाँ सब जगह
भारतीय खरीदार मौजूद हैं क्योंकि एलआरएस की विंडो खुली हुई थी। नाइट फ्रैंक ने अपने डेटा में बताया कि पिछले 5 साल में ये प्रवाह 2 गुना हो गया है। हारने वाले कौन है इस पूरे लूप से? ये जो लूप आपको दिखा, आरबीआई का बही खाता फॉरवर्ड बुक $80 बिलियन की 4 साल में 20 गुना बढ़ गई। सरकारी बजट एफसीएनआर का प्रीमियम करीब $1.1 बिलियन का, 10 साल में $12 बिलियन का बोझ बजट पर है। कभी भी बजट की चर्चा में इसका जिक्र नहीं होता, पर जाता है आपकी जेब से, यानी सरकारी खजाने से, है आपके टैक्स पेयर की मनी से। घरेलू एआईएफ म्यूचुअल फंड्स को इसका बड़ा नुकसान हुआ। अल्ट्रा एचएनआई का जो पैसा, भारत के जो सुपर रिच थे उनका पैसा भारत के एआईएफ में, पीएमएस में, म्यूचुअल फंड में लगना था, वो ऑफशोर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय इक्विटी बाजार में जो पूंजी घर में कंपाउंड होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। हर आईपीओ से पहले फैमिली ऑफिसर्स ऑफशोर से अपने आप को हेज करते हैं। इसका नुकसान हो रहा है भारत की रियल एस्टेट कंपनियों को, डीएलएफ, प्रेस्टीज ओबेरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये जो अल्ट्रा एचएनआईज के लिए, अमीरों के लिए, सुपर रिच के लिए घर बना रहे हैं, वो बिकते नहीं हैं क्योंकि वो विदेश में प्रॉपर्टी ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है भारत के छोटे निर्माताओं को, मैन्युफैक्चरर्स को, जिनका इस रुपए की पूरी लेन देन से, एलआरएस से, फैमिली ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रुपए की गिरावट से कच्चे माल की लागत बढ़ती है। धातुएं, पुर्जे, केमिकल सब डॉलर में खरीदने पड़ते हैं और सब महंगे होते जा रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में ₹1 की गिरावट से मैन्युफैक्चरिंग पर 40,000 करोड़ की अतिरिक्त सालाना कॉस्ट आती है। और अंत में आप और हम तमाम लोग, मिडिल क्लास जो रुपए में कमाता है, रुपए में खर्च करता है, उसके लिए कमजोर रुपया इंपोर्टेड महंगाई लेकर आता है। तेल, गैस से प्लास्टिक तक, कार से लेकर मेटल तक सब महंगा है। सरकार का तेल बिल डॉलर के मुकाबले रुपए की हर $1 की गिरावट और 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त बढ़ता है, और ये घूम घाम कर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर आप तक पहुंचाया जाता है। तो अब आखिरी हिस्सा, क्या करना चाहिए सरकार को अगर वो कुछ बदलना चाहती है? आइए समझते हैं एक एक करके। पहला, आउटफ्लो को कसना होगा मगर सावधानी से। जैसे सरकार पहला काम क्या कर सकती है, एलआरएस पर उद्देश्य आधारित सीमा लगाए, यानी इसका पर्पस तय करे। जैसे मान लीजिए निवेश पर $1 लाख हो, पढ़ाई पर $1.5 लाख हो, यात्रा पर $50 हो। दूसरी चीज, सीमाएं अब व्यक्तिगत से हटाकर परिवार आधारित कर दी जाए, यानी एक पूरा परिवार कितना निवेश कर सकता है, और इसे भारतीय रुपए से मैच किया जाए कि भारतीय रुपए में 4 से 5 करोड़ रुपए प्रति परिवार सालाना ले जा सकते हैं। दूसरा ये कि $5 मिलियन से ऊपर की बेनिफिशियल ओनरशिप का खुलासा होना चाहिए ताकि पारदर्शिता रहे। फैमिली ऑफिसेस का एक सेबी रजिस्टर्ड ढांचा बनाया जाए, 500 करोड़ रुपए से ऊपर के एयूएम वाले सभी फैमिली ऑफिसेस रजिस्टर्ड हों। सेबी जैसा एक नया फैमिली ऑफिस नियामक बनाया जाना चाहिए अगले 1 साल में। दूसरा काम सरकार क्या कर सकती है, डॉलर की आवक बढ़ाए, सब्सिडी नहीं। एफपीआई कस्टडी और सेटलमेंट के लिए गिफ्ट सिटी को इंटीग्रेट किया जाना जरूरी है, जहां पूंजी, विदेशी पूंजी आ सकती है। एफसीएनआर की ब्याज दरें मौजूदा स्तर पर रोकें, इस पर प्रीमियम बढ़ाना बंद किया जाए। इसके अलावा सरकार एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लेकर आए $10 बिलियन के सालाना लक्ष्य का, और एनआरआईज के लिए रुपए में भी जमा योजना लाई जाए हेजिंग के साथ। और तीसरा हिस्सा, बही खाते की सफाई बहुत जरूरी है। फॉरवर्ड बुक को हर हाल में 24 महीने में समेटना होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉरवर्ड बुक ही है जो रुपए की गिरावट की वजह बनी है। रुपया 96 के पार इसलिए पहुंचा है क्योंकि लोगों को भविष्य में रुपए की बढ़ती देनदारी दिख रही, जो आरबीआई के फॉरवर्ड बुक में है। बाजार में आरबीआई के हस्तक्षेप की एक पारदर्शी मासिक रिपोर्ट आए और फॉरवर्ड बुक की सार्वजनिक जानकारी मिले, और एफसीएनआर बकाया पर $50 बिलियन की सीमा तय की जाए कि इसके आगे एफसीएनआर जमा नहीं लिए जाएंगे। इसके साथ एक आईएमएफ का कंटिजेंट रिजर्व लाइन है कोलंबिया की तरह, यानी इस सब पर एक बीमा परत की बनाई जाए जिसकी जरूरत है। इससे क्या होगा, अर्थ हमने इसका आकलन भी किया है। रुपए बचाने का हिसाब किताब आप इस ग्राफिक में देखिए कि रुपया बचेगा ऐसे अगर सरकार इन सारे कदमों को उठाती है जिनके बारे में हमने पीछे बताया, तो रुपए को किस तरह से राहत या सहारा दिया जा सकता है। ब्राजील ने साबित किया था कि ये मुमकिन है, टर्की ने साबित किया कि बचाया जा सकता है, लेकिन भारत के पास इस वक्त इन कदमों के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता। तो अब आखिरी सवाल, ये तो ही नियामक की बात कि नियामक को, आरबीआई को, सरकार को क्या करना चाहिए। आम लोग क्या करें, निवेशक, इंपोर्टर क्या करें, उनके लिए क्या एक्शन प्लान है। आइए आपको 8 सलाहें देते हैं, प्रति वर्ग 2 सलाहें, खासतौर से उनके लिए जिन्हें गिरते रुपए की मार झेलनी पड़ रही है।
सबसे पहले इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, पहली सलाह, अपने निवेश पोर्टफोलियो पर करेंसी के असर को समझें और उसे समझदारी से बांटें। पूंजी का 15 से 20% हिस्सा विदेशी ईटीएफ में, यूएस शेयर्स में, गोल्ड में, सिल्वर में लगाएं। एलआरएस का सोच समझकर उपयोग करें और सिर्फ आईएनआर वाले कैश हैवी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश सीमित ना रखें, क्योंकि इससे रिटर्न पर दबाव रहेगा। केवल बैंक एफडी आपका रिटर्न अब नहीं बचाएगी। दूसरा, अगर दांव लगाना चाहते हैं तो वेल्थ मैनेजर्स के स्टॉक पर दांव लगा सकते हैं जो भारत से बाहर जाने वाले फंड मैनेज करते हैं, या फिर मजबूत निर्यात आधारित कंपनियां चुनें, क्योंकि रुपए की गिरावट से बचाव देने वाले यही स्टॉक्स होते हैं। अब दो सुझाव इंपोर्टर्स के लिए जो इंपोर्ट करते हैं। पहला, अगले 12 महीने तक बेहद आक्रामक ढंग से डॉलर की हेजिंग कीजिए। हर बड़े इंपोर्ट अनुबंध पर फॉरवर्ड कवर लगाइए। डॉलर के 100 रुपए के होने का जोखिम सच है। भले ही आपकी हेजिंग लागत 1 से 2% बढ़ेगी, लेकिन अगर हेज नहीं किया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। दूसरी चीज जो इंपोर्टर कर सकते हैं वो लंबे समय की सप्लाई चेन का बंटवारा करें, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट लगातार अस्थिर रहता है तो आपको अपने कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोत ढूंढने होंगे। इन्वेंट्री की स्थिति ठीक और टाइट रखें। तीसरा हिस्सा, निर्यातक। पहली चीज, यूएस डॉलर की कमाई पहले से बनाइए। रुपए में गिरावट से इन्हें शॉर्ट टर्म प्रत्याशित लाभ मिला है, लेकिन 60% रुपए को डॉलर की कमाई को तुरंत आईएनआर में रुपए में बदल लें और 40 के लिए डॉलर को हेज करें। 2027-28 के लिए लंबे फॉरवर्ड कवर बुक करें तो आपको फायदा रहेगा। दूसरा, कीमतों को करेंसी की रणनीति की रोशनी से फिर से देखिए, क्योंकि रुपए की गिरावट से जो आपको प्रतिस्पर्धी लाभ मिला है वो स्थायी नहीं है। आगे गणित बदल सकती है, कच्चे माल की लागत बढ़ सकती है, क्योंकि रुपए की कमजोरी कच्चा माल महंगा कर रही है। और चौथा, विदेश में पढ़ रहे जो बच्चों के माता पिता हैं उनके लिए उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। डॉलर की लागत पहले तय कर लीजिए, फीस तय करने से पहले, बच्चे के एडमिशन से पहले। जब 2-3 सेमेस्टर्स की ट्यूशन फीस और रहने के खर्च के इंतजाम का हिसाब लगाते हैं तो डॉलर की लागत को समझिए और उसे किसी तरह से हेज करने की कोशिश करिए। इससे हर सेमेस्टर पे खर्च में 4 से 5 लाख रुपए बचेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, विदेश में पढ़ाई का कर्ज सोच समझ कर लीजिए। रुपए का एजुकेशन लोन कर्ज 11 से 13% महंगा है। विदेशी उधार 7 से 8% लगता है, मगर फॉरेक्स का जोखिम है अगर आप डॉलर में ज्यादा कर्ज लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं अर्थम के समापन पर। यह बात ज्यादा पुरानी नहीं है, अंकारा की बात है, 24 जून 2023 की। मेहमेत सिमसेक टर्की के वित्त मंत्री थे। पहले ही हफ्ते में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि टर्की की सरकार केकेएम प्रोग्राम को बंद करने जा रही है। बाजार को तो काटो तो खून नहीं, ऐसा क्या हो गया। अर्दोगान की सरकार ने 2021 में केकेएम की शुरुआत की थी। इसका नाम था कुरकुरमालू मेवदुआत। ये किस्म की एफसीएनआर करेंसी व्यवस्था थी जिसमें कि टर्की के लोग जो विदेश में रहते थे उनके लिए मुद्रा सुरक्षित जमा स्कीम खोली गई थी। सरकार डॉलर लाने के लिए प्रेरित करती थी और लीरा को में स्थानीय करेंसी में जो नुकसान होता था उसकी भरपाई करती थी। स्कीम बड़ी आकर्षक थी। केकेएम 24 महीनों में $60 बिलियन टर्की में आ गए। सरकार को $30 बिलियन का असली भुगतान करना पड़ा अपने खजाने से, सरकारी खजाने से। सिमसेक ने आते ही केकेएम को बंद कर दिया। ब्याज दर 8.5 से 40% पर पहुंचाई। इसके बाद लीरा टूटने लगा, क्योंकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था। टर्की का कर्ज जीडीपी अनुपात 3% तक बढ़ गया था। घाटा बेहात हो गया था। लीरा टूटकर डॉलर के मुकाबले 40 पर आया। आईएमएफ से बेल आउट की बातचीत शुरू हो गई। टर्की का केकेएम और भारत का एफसीएनआर ढांचा एक ही है। डॉलर लाने के लिए राजकोषीय सब्सिडी देना, बजट से सब्सिडी देना। फर्क सिर्फ पैमाने में है। टर्की ने 24 महीनों में $60 बिलियन खींचे हैं इससे, भारत ने 4 सालों में $33 बिलियन। मगर भारत आज वहां खड़ा है जहां टर्की 2021 में था। ध्यान दीजिए, 2021 के बाद टर्की की ढलान शुरू होती है। तो अगर भारत ने अपना पूरा विदेशी मुद्रा प्रबंधन नहीं बदला तो फॉरवर्ड बुक और बढ़ेगी। एफसीएनआर का बकाया $80 बिलियन तक पहुंच सकता है और राजकोषीय सब्सिडी $2 से $3 बिलियन हो जाएगी। रेटिंग एजेंसियां चेतावनी बजाएंगी। रुपए के 100 से 105 तक जाने का, यानी डॉलर की कीमत 100 से 105 रुपए तक होने का जोखिम सर पर है। टर्की ने यू टर्न लिया 4 साल की देरी से। भारत के लिए अभी इस वक्त कुछ करने का विकल्प है। अर्थम में आज इतना ही।
फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ। टाइम मशीन में आइए, इंस्टाग्राम पर इतिहास की चर्चा करते हैं, बुकनू में आइए किताबों की चर्चा करते हैं, दवाई फैक्टर को फॉलो करिए बोनस कैप पर, और रोज जानिए बड़ी खबरों में क्या के पीछे क्यों है, और सप्ताह की घटनाएं आपके पोर्टफोलियो को कैसे प्रभावित करती हैं, इसे जानने के लिए लिंक्डइन पर मुझे और पॉलिसी और पोर्टफोलियो को फॉलो करिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।